हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। दिस इज शुभम श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हमें देखना है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। फाइन। उम्मीद है कि पिछला जो लेक्चर्स था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं, हमने बीते 3 लेक्चर्स में क्या क्या किया है। तो पहला लेक्चर जो था वो सिंपली हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो ये चैप्टर है इसका एक इंट्रोडक्शन था हमारे सामने। फाइन। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, सेल किस चीज का बना होता है और कैसे कैसे वो बनता है। वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब आपस में आते हैं तो अमीनो एसिड्स बनाते हैं, अमीनो एसिड्स टुगेदर प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन फिर मिलकर के सेल बनाता है। इन चीजों को हमने देख रखा है। इतना जानने के बाद हम जब आगे बढ़े थे तो हमने सेल की डिस्कवरी के ऊपर एक जिक्र किया था कि लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, पहला सेल किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, शिल्डन ने क्या किया था, स्वान ने क्या किया था। शिल्डन एंड स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी का एक स्टेटमेंट दिया था जो कंप्लीटली बहुत सही नहीं था, जिसे फिर रुडोल्फ बर्चाउ ने एक एडिशनल स्टेटमेंट ऐड करके फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी का। जिस सेल थ्योरी में यह बताया गया था कि ऑल सेल arises from pre-existing cell, ये स्टेटमेंट रुडोल्फ बर्चाउ ने ऐड किया था। और पहला स्टेटमेंट ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सेल और कंपोनेंट्स ऑफ सेल के मिलने से बने होते हैं। फाइन। इतना बात क्लियर है, हमें इतनी चीजों को हम जान रहे हैं, इतनी चीजें हम जान लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल भैया क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम डिटेल में देखें और अच्छे से देखें, शांत स्वभाव लेके देखना है, कानों में ईयरफोन डाल के साइड में बैठ के एकदम फ्री होकर के देखना है। इसमें हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल, एक काम करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है इसको हम तोड़ देते हैं। अगर भैया इस प्रोकैरियोटिक सेल को अगर तुम तोड़ दोगे तो तुम्हें मिलेगा दो छोटे छोटे वर्ड्स मिलेंगे। पहला वर्ड जो मिलता है वो है प्रो एंड द सेकेंड वर्ड इज कैरी ऑन। ठीक है। सुने होंगे कभी कभी साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, ऐसा सुन रखा है। मतलब कैरियो मतलब न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ बात होता है, तो हम सीधे समझ जाएंगे कि कैरियन जो लिखा है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। फाइन। एंड प्रो, प्रो इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। अब ये क्या है? प्रिमिटिव मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अगर हम आपस में जोड़ करके देखें तो हमें पता चलता है जो जो लेस एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है, उन्हें हम कह लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। फाइन। प्रोकैरियोटिक सेल को जब हम फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो अलग अलग छोटे छोटे सेल्स, प्रीमैच्योर टाइप सेल्स जैसे कि पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरियाज, इनका बहुत बड़ा फैमिली है प्रोकैरियोटिक सेल। अब जब हम और आगे इसमें बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो अपने साइज में, अपने शेप में बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाते हैं। क्या बोला मैंने? कि वो अपने शेप में और अपने साइज में वेरिएशन दिखाते हैं। शेप कहने का मतलब कि जब हम इसका इन डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, हम एक बैक्टीरिया का ही एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एक बैक्टीरिया है वो रॉड शेप्ड का है, एक बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप्ड का है, एक बैक्टीरिया है वो स्पाइरल शेप का है और एक बैक्टीरिया है स्फेरिकल शेप का है। मतलब अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया को अगर हम कंसीडर करते हैं अपने स्टडीज में तो हमें बैक्टीरिया के कितने 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, 4 शेप अगर हमें देखने को मिलता है कि नहीं। तो हमें ये पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो इतना बड़ा फैमिली है, जिस फैमिली के मेंबर्स हैं कौन कौन, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, और कौन कौन है जैसे पीपीएलओ हो गया, ये सारे के सारे
अपने अपने शेप्स में बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक है। इनका साइज में भी बहुत ऊपर नीचे होता है। अब अगर हम और आगे की ओर बढ़ें तो इसमें हमें पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का बनने का जो स्टाइल है, अब हम कुछ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम एक डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। अगर हम इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट एरिया होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है, मान लो कि ये कोई है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री हो गया, ये उसका सेल वॉल होता है। फाइन, ये इसका सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेर के रखता है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ये सेल मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेर के रखे हुए है तो जरूर ही ये जो स्ट्रक्चर कुछ होगा, ये क्या होगा? ये इसका सेल मेम्ब्रेन होगा। फाइन, ये इसका सेल मेम्ब्रेन होगा। एक चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। तो अगर ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है तो इसका न्यूक्लियस जो है सो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर इसका न्यूक्लियस भैया वेल डिफाइंड नहीं है तो कुछ इस तरीके से इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। मान लो ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, हम एक और चीज जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही उसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए आते हैं, आरएनए आता है, जो कि हमारे अंदर हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइट, हमारे आई का कलर, हमारे स्किन का कलर और हमारे बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, मतलब हमारे अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं इनको कंट्रोल करता है, उनको कोड करता है। तो उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं और वो जेनेटिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो कोई कवरिंग नहीं है, तो कोई कवरिंग नहीं है तो उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ये अगर उसका जेनेटिक मटेरियल है तो किस तरीके का होगा? नेकेड होगा, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल जो होंगे वो नेकेड टाइप के होंगे। फाइन, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें यह पता चला कि इसके जेनेटिक मटेरियल नेकेड है। अब हमें क्या पता चलता है, जब हम इसकी और डिटेल स्टडी करते हैं, और डिटेल स्टडी करने पर हमें यह पता चलता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। अब वो दो पार्ट्स क्या है कि दो पार्ट जो है इसका, एक तो होता है जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए है, और दूसरा है प्लाज्मिड, ठीक है। एक है जीनोमिक डीएनए और दूसरा है प्लाज्मिड। जीनोमिक डीएनए क्या होता है? तो ये जो मिडिल में जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ये मेन स्ट्रक्चर जो है, ये अगर ये जीनोमिक डीएनए है तो ये जीनोमिक डीएनए क्या करेगा? जीन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जीनोटिपिक कैरेक्टर्स को कोड करता है, ठीक है। जीनोटिपिक कैरेक्टर्स को कोड करता है, ठीक है। अब इस मेन डीएनए के बाहर में जो डीएनए होते हैं इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए होता है जो कि बैक्टीरियाज में डिफरेंट डिफरेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को कोड करता है। फाइन, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, कैसा कैरेक्टर? मान लो कोई बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरियल अटैक होता है हम ह्यूमंस पे तो हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। वो एंटीबायोटिक्स क्या करता है? जाकर के उस बैक्टीरिया को किल करता है। जब बैक्टीरिया किल होता है तो फिर हम बैक्टीरिया फ्री होते हैं और फिर हम ओके ओके फील करते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये प्लाज्मिड जो होता है ये धीरे धीरे अपने आप को उस एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस बना लेता है। अब मतलब कि कोई एंटीबायोटिक अगर हम बाहर से डालेंगे भी तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा? उससे बचाने का कोशिश करेगा। मतलब ये एक तरह का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये किसके लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है? तो ये एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो हम ले रहे हैं उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये एक ओवरव्यू टाइप मिला सेल का। और भी कुछ है इसके पास, जैसे कि
हम यूकैरियोट्स को एक मिनट के लिए लेते हैं, तो यूकैरियोट्स को अगर हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके पास एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, साथ ही में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ उनके पास क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया को ही ले लें तो हम देखते हैं उसमें आउटर लेयर भी है, इनर लेयर भी है। लेकिन अगर हम इस प्रोकैरियोट में आए तो प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल जो होता है ये वो बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक ऐसा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जो बहुत इसेंशियल है, और वो कहां से जुड़ा है, ये तुम्हें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर होते हैं भैया राइबोसोम, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, और ये चूंकि राइबोसोम दोनों में पाया जाता है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तभी ये दोनों में पाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि राइबोसोम के बगैर सेल का ये अस्तित्व जो है सो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है भैया, तो राइबोसोम जो है ना एक्चुअली यही जो है सो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है कौन, राइबोसोम। यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। आगे इसमें क्या है, आगे क्या है कि इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में नहीं तुम्हें मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें होता है मीजोजोम, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं मीजोजोम। एक्चुअली ये क्या है, ये रहा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, अंदर की ओर सेल में इनफोल्डिंग्स होता है। ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर की ओर इनफोल्डिंग जो है सो मीजोजोम कहलाता है। ये हम आगे देखते हैं कि ये मीजोजोम का क्या काम है। मीजोजोम भैया सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है, ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है। इन सब चीजों में मीजोजोम का रोल है जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल इतना ही बात क्लियर है कि मीजोजोम का क्या रोल है। तो मीजोजोम क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर एक्सटेंशन है। फाइन। एक और स्पेशल इसमें तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो स्पेशल स्ट्रक्चर कहलाता है इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। ये इंक्लूजन है, ये क्या है, तो ये इंक्लूजन है, इंक्लूजन बॉडी। ये इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, ये रिजर्व मटेरियल जो है सो प्रोकैरियोट सेल में स्टोर करके रखता है। अब ये रिजर्व मटेरियल जो इसमें स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं, इस सेल को जरूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो ये था एक स्ट्रक्चर किसका, एक प्रोकैरियोटिक सेल का। एक ओवरव्यू में देख लो क्या था कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कैरी करता है। इस प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस में उनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री इन सेल्स की जो होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते, सेल वॉल कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेर करके रखता है। फाइन। इतना जान लेने के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल मीजोसोम जो सेल मेम्ब्रेन का इनर इनफोल्डिंग्स है, इसके पास है इंक्लूजन्स जो जरूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसके पास है राइबोसोम जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। खैर राइबोसोम दोनों तरीके के सेल में पाए जाते हैं, चूंकि ये प्रोटीन जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल कहते हैं उसका फॉर्मेशन करवाता है। तो निहायत ही जरूरी स्ट्रक्चर है कौन, राइबोसोम। इसके बाद इसके पास दो तरीके का डीएनए पाया जाता है, एक को कहते हैं हम जीनोमिक डीएनए और दूसरा जो होता है वो है प्लाज्मिड। जीनोमिक डीएनए इसके जीनोटिपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और वही फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है इसका प्लाज्मिड। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड जो है सो एंटीबायोटिक्स का रेसिस्टेंस तैयार करता है जो सेल को एंटीबायोटिक से लड़ने में मदद करते हैं। किसे, बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक से लड़ने में मदद करते हैं। मेरा मानना है कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही आता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें हमें देखना है इसके इन्वेलप के बारे में, ठीक है। सेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एक इन्वेलप तैयार करते हैं, उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं
इसके इन्वेलप के बारे में। इतना समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लो। तो इतनी बातें क्लियर है हमें, ठीक है। अब हम जो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल का जो इन्वेलप है इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। फाइन। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ मिनट्स पहले, उसको अब हम फिर यहां पर देखते हैं। ये रहा एक सिंपल सा उसका डायग्राम, हम बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके इन्वेलप के ऊपर डिस्कशन करें। इन्वेलप जान रहे हैं, इन्वेलप क्या होता है? एक ऐसा कवरिंग होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसके अंदर हम किसी चीज को रख देते हैं तो अब हम उसे सुरक्षित मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेटर को हमें पोस्ट करना है, हमारे हम यहां से दूसरे शहर में पोस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसे एक इन्वेलप के अंदर रख करके उसको अच्छे से सजा करके भेजते हैं। एक इन्वेलप के ऊपर हमें इसलिए रखते हैं ताकि वो लेटर जो है सो डैमेज ना हो सके। फाइन। तो कुछ इसी तरीके से हमारा प्रोकैरियोटिक सेल भी एक इन्वेलप के अंदर बंद होता है, कि इन्वेलप से वो घिरा होता है ताकि उसे किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अगर हम किसी प्रोकैरियोटिक सेल के इन्वेलप के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो इसका इन्वेलप जो होता है भैया वो 3 लेयर का होता है। सबसे आउटर मोस्ट में जो होता है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। मिडिल में जो होता है वो सेल वॉल होता है, एंड जो सबसे इनर मोस्ट होता है वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फाइन। तो ये 3 लेयर होता है। अब एक और चीज, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को उसके इन्वेलप और उसके स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर हम उसे 2 भाग में बांट देते हैं। किसके आधार पे? एक तो इन्वेलप और उसके स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर हम उसे 2 भाग में बांट देते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया है, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ बैक्टीरिया ए एंड हियर इज द बैक्टीरिया बी। अगर हम बैक्टीरिया ए को स्टेन करने जाते हैं और वो बैक्टीरिया स्टेनिंग शो कर देता है, तो उस तरीके के बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर कोई बैक्टीरिया स्टेनिंग शो नहीं करता है तो उस तरीके के बैक्टीरिया को हम कह लेते हैं कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। फाइन। तो 2 तरीके का बैक्टीरिया भाई मिलता है हमें, एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम निगेटिव, ठीक है। ग्राम ने पॉजिटिव ने क्या किया? स्टेनिंग शो किया है और इसने स्टेनिंग शो नहीं किया है। फाइन। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइन। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम इन 3 लेयर्स के ऊपर एक डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। फाइन। इन 3 लेयर्स के ऊपर किस तरीके का डिस्कशन हम करेंगे? तो 3 लेयर्स पे डिस्कशन हम ये करते हैं कि अगर हम किसी प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम बनाते हैं इस तरीके से, फाइन, तो सबसे आउटर में जो लेयर है ये है भैया ग्लाइकोकैलिक्स। फाइन। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो उसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर है तो ये है भाई उसका सेल वॉल। फाइन। अब सेल वॉल के बाद जो इसके भी भीतर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये हो जाएगा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन। तो ये उसका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक और चीज, तो चूंकि हमें तीनों के ऊपर एक तरफ से डिस्कशन करना है तो क्यों ना हम सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स का अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब के मिलने से बना होता है। चूंकि ये हार्ड होता है, इसको हार्ड होना ही पड़ता है। वैसे देखा जाए तो ग्लाइकोकैलिक्स का अपना ही कुछ फंक्शन है, सेल वॉल का अपना ही कुछ फंक्शन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी अपना ही कुछ फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों लेयर आपस में मिलते हैं तो ये सिंपली प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। फाइन। इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स के थिकनेस पे और ग्लाइकोकैलिक्स के कंपोजिशन पे, अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स के थिकनेस को कंसीडर करते हैं या इसके कॉम्पोजिशन को कंसीडर करते हैं, तो इसके आधार पे हमने क्या किया है? इसके आधार पे हमने ग्लाइकोकैलिक्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन
और लूज है, ठीक है, लूज है, थिन है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, हम इसे स्लिम लेयर कह देते हैं, ठीक है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक है, अगर ये थिक है और ये टाइट है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल तो तुमने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है, बैक्टीरियाज में कैप्सूल, अगर कभी डिस्कशन में इधर उधर से कभी आवाज आ गई है कान में कि भैया क्या होता है कैप्सूल, क्या होता है बैक्टीरिया का कैप्सूल, तो भैया बैक्टीरिया के जो कैप्सूल्स होते हैं ना, वो यही होते हैं, क्या होते हैं कि थिक लेयर, जो ग्लाइकोकैलिक्स का थिक लेयर जो बैक्टीरिया के सबसे आउटर मोस्ट में होता है, उसे हम क्या कह लेते हैं, उसे हम कैप्सूल कह लेते हैं। ये कैप्सूल सिंपली प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद प्रोटेक्शन का जो ये काम करता है, सेकेंड चीज है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल का अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो अगर यहाँ एक लाइन कर दो, इधर सेल वॉल का अगर हम डिस्कशन कर लें, तो सेल वॉल जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, सेल वॉल किसी भी बैक्टीरिया को एक परफेक्ट शेप और परफेक्ट साइज प्रोवाइड कराता है। ये शेप एंड साइज प्रोवाइड कराता है किसको, किसी भी बैक्टीरिया को। फाइन। अब इसके बाद क्या करता है, अगर सेल वॉल है, सेल वॉल है तो एक हार्ड लेयर है, हार्ड लेयर है, अगर सेल वॉल नहीं होता तो हो सकता है अंदर का जो ये साइटोप्लाज्म है वो बाहर की ओर जाता, ठीक है, या फिर बाहर का जो प्रेशर है वो सेल को दबाने का कोशिश करता, तो सेल को अगर दबा देता तो सेल कोलैप्स कर जाता, या फिर इनर प्रेशर सेल के ऊपर पड़ता तो सेल क्या करता, हो सकता था ब्रस्ट कर जाता। तो ये सेल वॉल क्या करता है, सेल को ब्रस्ट नहीं होने देता है, सेल को कोलैप्स नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन है किसका, सेल वॉल का। समझ गए। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आते हैं, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें बहुत हद तक ये यूकैरियोटिक सेल्स की तरह देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर हम इसे क्या कह ले कि अगर हम इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिपिड्स के बने होते हैं। लिपिड्स एक तरह का बायोमोलिक्यूल है, इसका बना हुआ है, ये लिपिड्स के बने हैं। और लिपिड में भी अब क्या है कि लिपिड में क्या क्या होता है, तो लिपिड में कार्बोहाइड्रेट का चेन होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप होता है, इन सब चीजों से मिलने से लिपिड बनता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ क्या रोल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि इसको एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसे मीजोसोम कहते हैं। अभी अभी हमने देखा है मीजोसोम, ठीक है, इनर इनफोल्डिंग से इसका। अब ये इनर इनफोल्डिंग क्या करता है मीजोसोम, इसको रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, इसके डीएनए को रेप्लिकेट होने में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। और तो और ये मीजोजोम जो है, ये मीजोजोम इस सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ठीक है, इसके सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद किया। अब ये चूंकि जब समय पे इसमें डिवीजन होगा, अब डिवाइड होने के बाद एक सेल दो सेल में बटेगा, तो ये पेरेंट सेल जो है सो ये डॉटर सेल्स में जो डिवाइड हो जाएगा, तो डॉटर सेल्स के अरेंजमेंट में भी ये मीजोसोम हेल्प करता है। तो ये फंक्शन होता है भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इतना जान लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पास मूवमेंट का भी पावर होता है, ठीक है। अगर एक हम इस बैक्टीरिया को कंसीडर करें तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कारगर होता है, कभी कभी कारगर नहीं भी होता है। तो ऐसा बैक्टीरिया जो एक जगह से दूसरी जगह, तो जो बैक्टीरिया आपस में मूव करने के लिए मूव कर सकते हैं, मतलब मूव करने का मतलब है कि अगर वो मोटाइल होते हैं तो उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कह लेते हैं, जिसे हम कह लेते हैं फ्लैजिला, जिसे हम फ्लैजिला कह लेते हैं। वो फ्लैजिला अगर हम इसको इधर से इरेज मारो हल्का, तो ये फ्लैजिला इस तरीके से क्या होता है, सेल से बाहर की ओर निकला हुआ होता है। फाइन, सेल से बाहर की ओर ये फ्लैजिला क्या करता है, आपस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता हुआ सेल को क्या करता है, आगे की ओर पुश करता है, तो सेल आगे की ओर मूव करता है। वैसे सेल्स जो मोटाइल
जो मोटाइल नहीं होते हैं उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला नहीं होता तो वो मोटाइल नहीं होते हैं। अगर हम एक फ्लैजिला की बात करें, अगर हम एक फ्लैजिला की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है इसका बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी मतलब इसका एक बेस होता है, ठीक है, जहां से ये फ्लैजिला जुड़ा होता है। सेकेंड पार्ट होता है इसका हुक, ठीक है। हुक जो होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो बेसल बॉडी और इसके इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को जुड़ने में मदद करता है। और इसका टेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यही होता है इसका फिलामेंट, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है क्या है, ये फ्लैजिला। फाइन, इतना हम जान लिए। इतना जान लेने के बाद हम देखते हैं कि किसी भी इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक 2 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। वो 2 स्ट्रक्चर जो होते हैं इधर बना लेते हैं हम लोग। वो 2 स्ट्रक्चर, एक को हम लोग पिली कहते हैं और दूसरे को हम लोग फिम्बरी कह लेते हैं। फिम्बरी, फिम्बरी वर्ड जो है सो हमें एक और जगह देखने को मिलेगा। फिम्बरी का सिंपल सा मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पिली और फिम्बरी जो हमें देखना है, पिली क्या होता है, ये दोनों खास करके ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स के बने होते हैं और पिली जो है इस तरीके से किसी भी सेल के ऊपर लॉन्ग फ्लैजिला का इसको छोटा भाई कह लो, लेकिन फ्लैजिला मोटाइल है, मोटिलिटी में मदद करता है, लेकिन ये इसको मूवमेंट नहीं देता है। तो पिलाई क्या करता है, अगर कोई स्ट्रीम है, फॉर एग्जांपल कोई रिवर है जिसके बहुत डेप्थ में ये बैक्टीरिया है, तो उस फ्लो के साथ बैक्टीरिया अपने जगह से एक जगह से दूसरे जगह ना चला जाए, इसीलिए इस पिली क्या करता है, इसको किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है, उसके ऊपर ये क्या करता है, पिली से कस के उसको पकड़ लेता है ताकि वो फ्लो के साथ बह ना जाए। फिम्बरी भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये क्या करते हैं, ये भी पिली को सपोर्ट करते हुए किसी भी एटम को एक जगह से दूसरे जगह मिसप्लेस होने से बचाते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, ये था स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के इनवेलप का। फाइन, इतना हम लोग जान लिए। अब लास्ट चीज जो है वो है इसके राइबोसोम के ऊपर डिस्कशन। किसके, तो राइबोसोम के ऊपर डिस्कशन है, इसको हम देख लेते। एक काम करो, फिलहाल इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लिए होगे। अब नोट जो तुम कर लिए हो, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके राइबोसोम और इसके इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फाइन, इसको इरेज करो। इसके जो राइबोसोम इसमें होता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम हमें देखने को मिलता है, ये राइबोसोम 2 छोटे छोटे सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। वो कौन है, एक तो है भाई 30S और एक है 50S। ये दोनों मिलके 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाता है, 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन कराता है। अब वो किस तरीके से होता है, ये देखो, एक तरफ आया, इधर मिला 30S राइबोसोम और इधर ऐसे आकर के मिल गया 50S राइबोसोम, ठीक है। अब ये ऑल टुगेदर क्या कराता है, इस तरीके से 70S राइबोसोम को का फॉर्मेशन कराता है। और ये 70S राइबोसोम क्या करता है भाई, तो ये 70S राइबोसोम यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। याद रखना, यहां पे 30S प्लस 50S 80S नहीं हो रहा है, यहां पर 30S और 50S मिलकर 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन करा रहा है, ठीक है। और ये फाइनली फिर प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। फाइन, अब जो एक और चीज इसमें देखना है भाई, इसका इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज जो होता है ये क्या है, तो इंक्लूजन बॉडीज जो होता है इसका, ये फाइनली ये एक स्टोर्ड मटेरियल है। किसमें, ये स्टोर्ड मटेरियल है और ये स्टोर्ड मटेरियल समय समय पर सेल को एनर्जी लेने में मदद करता है। फाइन, ये फॉस्फेट के फॉर्म में होता है इसके अंदर, और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इसके अंदर पाए जाते हैं।
और समय समय पर जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त ये सेल को फूड लेने में मदद करता है। फाइन, एक काम करो, इसको भी नोट कर लो। और उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये था तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। फाइन, इतना तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में एक भी इसके अलावा कुछ जानने को नहीं बचा इसमें। फाइन, तो यहां से हम शुरू की, कहां से हमने इस बातों को शुरू किया था? हमने इसके सिंपल स्ट्रक्चर को देखा था, इसके फंक्शन को देखा था, किस पैमाने पे ये यूकैरियोट से डिफरेंट है उसको देखा था हमने। इसके अभी अभी इन्वेलप के ऊपर जिक्र किया है ना, इसका इन्वेलप का किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है, इन्वेलप का क्या फंक्शन है, इस चीज को देखा है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का क्या प्रॉपर्टी है, क्या काम है। और फाइनली हमने इसके राइबोसोम और इसके इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर एक डिस्कशन किया था। ये है हमारा क्या, तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना, एनसीईआरटी बुक के थ्रू जाना, एनसीईआरटी को रीड करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल, इनके ऊपर स्टडी करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।